मध्य प्रदेश के कई जिलों में दिवाली पर कार्बाइड वाली गन चलाने से करीब 300 लोगों के घायल होने के बाद वहां इस तरह की खतरनाक गन बेचने पर रोक लगा दी गई। प्रशासन की तरफ से दुकानों में कार्बाइड गन बेचने, स्टॉक रखने और खरीदने पर प्रतिबंध लगाए गए। इसके साथ ही अधिकारियों को दुकानों में जाकर कार्बाइड गन का स्टॉक चेक करने के आदेश दिए गए। क्योंकि कार्बाइड गन के इस्तेमाल की वजह से मध्य प्रदेश में 300 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए, इसलिए प्रशासन ने कार्बाइड गन बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर और विदिशा में कार्बाइड गन बेचने और खरीदने पर रोक लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक भोपाल के 5 अलग अलग थाना क्षेत्रों में 100 से ज्यादा कार्बाइड गन जब्त की गई। इसके साथ ही कार्बाइड गन बनाने में इस्तेमाल होने वाले पाइप भी जब्त किए गए और कुछ आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। और जो इनसे पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि ये खुद ही अपने घरों पे, अपने वहाँ पे कार्बाइड गन पाइप खरीद के और कार्बाइड वो सब करके बना रहे थे। पुलिस के मुताबिक कार्बाइड गन ऑनलाइन भी बेची जा रही थी और इस पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने एक्शन ले लिया। क्योंकि कार्बाइड गन की वजह से भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई जिलों में बड़ी संख्या में बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े लोगों की भी आंखों की रोशनी जाने का खतरा मंडराने लग गया। वहां कार्बाइड गन के इस्तेमाल से लोगों की आंखों को हुए नुकसान के बाद उन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया और उन अस्पतालों में तैनात डॉक्टर उन बच्चों की आंखों की रोशनी बचाने की कोशिश में जुट गए। भोपाल के हमीदिया अस्पताल के नेत्र रोग विभाग में भर्ती हुए कई बच्चों की आंखों का ऑपरेशन करना पड़ा। हम ऐसे देख रहे थे तो उसके अंदर लाइट दबा तो पूरा वो कारतूस आता नहीं, कार बिठाता पूरी आंख के अंदर चला गया था। वहां भर्ती उन बच्चों के परिवारों के मुताबिक उन्हें कार्बाइड गन के बारे में जानकारी नहीं थी और जानकारी न होने की वजह से उनके बच्चे इसका शिकार हो गए। बताया गया कि कुछ बच्चे तो अपने माता पिता के मना करने के बावजूद कार्बाइड गन खरीद कर ले आए थे। हमने नहीं दिलाई, मना करा था हमने, लेकिन वो चोरी से लेके आ गए। भोपाल की ही तरह विदिशा में भी कार्बाइड गन की वजह से घायल हुए लोगों का आंकड़ा 50 के पार पहुंच गया। इसलिए मध्य प्रदेश के विदिशा में भी पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर और विदिशा समेत कई दूसरे जिलों में आतिशबाजी के लिए कैल्शियम कार्बाइड से चलने वाली प्लास्टिक की गन बेची जा रही थी और इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने छापेमारी की तो कई जगह से भारी मात्रा में प्लास्टिक पाइप और कार्बाइड मिलने का दावा किया गया। 192 प्लास्टिक गन और 65 कार्बाइड पुड़िया लगभग 3 किलोग्राम लगभग 40,000 रुपए की बरामद की थी। मध्य प्रदेश के विदिशा में कार्बाइड गन बेचने के खिलाफ 7 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया। कार्बाइड गन प्लास्टिक या टिन के पाइप से बनाई जाती हैं। इनमें इस्तेमाल होने वाला कार्बाइड और पानी का मिश्रण एसिटिलीन गैस पैदा करता है। इसके जलने से तेज विस्फोट होता है जो आंखों के साथ दिमाग के लिए घातक साबित हो सकता है। लेकिन बेहद खतरनाक होने के बावजूद मध्य प्रदेश के कई जिलों में कार्बाइड गन को बेचा गया और इसके इस्तेमाल से हुए नुकसान के बाद विपक्ष ने राज्य सरकार पर करारा हमला बोला। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए और भोपाल के हमीदिया अस्पताल में पहुंचकर उन्होंने कार्बाइड गन से घायल हुए बच्चों से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने उन बच्चों के परिवार वालों से भी मुलाकात की। भोपाल चैप्टर ने आपको चेतावनी दी कि इस बंदूकों से नुकसान हो सकता है, तो सरकार ने 2023 में क्यों नहीं जागी? ये पहला सवाल है। उन्होंने मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन की बिक्री को लेकर प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की और घायलों को मुफ्त में इलाज की सुविधा मुहैया कराने की भी मांग की। उधर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शादी से इनकार करने के बाद 2 परिवारों के बीच जमकर मारपीट और पथराव हो गया। जानकारी के मुताबिक लड़के वालों ने शादी से कुछ रोज पहले अचानक शादी से मना कर दिया। इसी मुद्दे पर वहां पंचायत बुलाई गई, लेकिन पंचायत शुरू होने से पहले ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और बवाल बढ़ता देख जब लड़की पक्ष वाले वहां से भागने लग गए तो लड़के वालों की तरफ से कुछ लोगों ने उनकी गाड़ियों पर कई पत्थर बरसा दिए। पथराव से वहां अफरा तफरी मच गई। सड़क से गुजर रहे कई दूसरे लोग भी दहशत में आ गए। कुछ लोगों ने तो अपनी गाड़ी बीच सड़क पर ही रोक दी, लेकिन पत्थर बरसाने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। लड़के पक्ष की तरफ से हुए पथराव में कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। बवाल सीतापुर में जिले के एसपी के सरकारी आवास के नजदीक हुआ। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही लड़की वाले वहां से जा चुके थे। बताया गया कि दोनों परिवारों ने इसी साल मई में शादी तय की थी। उसी महीने लड़के और लड़की की सगाई भी हुई थी, लेकिन अचानक शादी से मना करने पर दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी हो गई।
बात इतनी बिगड़ गई कि उन्होंने एक दूसरे से मारपीट तक कर ली। बाद में लड़के पक्ष के एक व्यक्ति की शर्ट फटी हुई नजर आई। यही नहीं, आरोप लगाया गया कि लड़की पक्ष के कुछ लोगों ने उन्हें जान से मारने की भी कोशिश की। ये देखकर पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलवाया। इसके बाद लड़के के परिवार वाले गाड़ियों में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी कि लड़के वालों ने किस वजह से शादी से इनकार किया था। उधर यूपी के वाराणसी में कोर्ट ने ज्ञानवापी के वजूखाने को ढकने की मंजूरी दे दी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जिला अदालत ने ज्ञानवापी के वजूखाने को ढकने और ताले पर लगी सील के फटे कपड़े को बदलने की इजाजत दे दी। इसे लेकर 29 अक्टूबर को भी कोर्ट में सुनवाई होगी और उस दिन कपड़े बदलने की तारीख तय की जाएगी। 29 को डेट तय हो जाएगा कि किस डेट पर जाकर वहां जो है कपड़ा बदला जाएगा। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गाड़ियों से स्टंट करने के एक मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में कुछ लड़के स्टंट करते हुए हूटर बजाते सुनाई दिए। इधर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बच्चों के बीच हुए झगड़े के बाद एक व्यक्ति ने 8 साल के एक बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी। डरा देने वाला यह मामला गोरखपुर के तिवारीपुर इलाके का रहा। जानकारी के मुताबिक उस व्यक्ति के बेटे और उस बच्चे के बीच क्रिकेट बॉल को लेकर झगड़ा हुआ था और इसकी जानकारी मिलते ही वो व्यक्ति गुस्से से तमतमाए हुए अपने घर से निकले और थोड़ी दूर जाकर उन्होंने उस बच्चे को पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने उस पर ताबड़तोड़ कई थप्पड़ बरसा दिए। वो उसे पीटते पीटते अपने घर के अंदर ले जाते नजर आए। बताया गया कि घर के अंदर ले जाकर उन्होंने तीसरी क्लास में पढ़ने वाले 8 साल के उस बच्चे को जमीन पर पटक पटक कर मारा। उसे इतना पीटा गया कि उसके कान, हाथ और पैर पर कई जगह चोट के निशान पड़ गए। यही नहीं, बच्चे का एक दांत भी टूट गया। बाद में उस बच्चे के घर वालों ने थाने जाकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। उधर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मुआवजा पाने के लिए एक परिवार ने गुलदार के हमले की झूठी कहानी बना दी। वन विभाग के मुताबिक 16 साल की एक लड़की के माता पिता ने फोन पर सूचना दी कि उनकी बेटी को गुलदार घसीट कर ले गया। गुलदार के हमले की खबर मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और वन विभाग की टीम भी नहटौर थाना इलाके के नन्हेड़ा गांव पहुंच गई। अलग अलग टीमें बनाकर खेतों और जंगल में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। पूरे दिन वन विभाग ने लड़की की तलाश की, लेकिन कहीं भी गुलदार के पंजों के निशान, खून के धब्बे या घसीटने के निशान नहीं मिले। हमें कोई भी कहीं सुराग नहीं मिला था, ना तो तेंदुए के पग चिन्ह मिले थे घटना स्थल पे। 16 साल की लड़की पर गुलदार के हमले की खबर मिलने के बाद आसपास के गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने भी गन्ने के खेतों समेत झाड़ियों और जंगल में लड़की को तलाशा, लेकिन लड़की का या गुलदार का कहीं भी पता नहीं चल सका। इसके बाद वन विभाग की टीम ने लड़की के घर वालों से पूरी घटना के बारे में पूछताछ की और पूछताछ के दौरान लड़की के माता पिता ने अलग अलग बातें की। इसी के बाद वन विभाग को इस बात की भनक लग गई कि गुलदार के हमले की पूरी कहानी ही फर्जी है। इसके बाद वन विभाग ने लड़की की तलाश बंद कर दी और मामले की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान जो सच्चाई सामने आई उसे सुनकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि पता चला कि लड़की के माता पिता ने अपनी बेटी को देहरादून भेज दिया था और वन विभाग को गुलदार के हमले की झूठी कहानी बताई थी ताकि उन्हें मुआवजा मिल सके। घर वालों ये जो युवती को भगा के और ये लेपर्ड का केस बना के उस पर मुआवजे के लिए दबाव डालना चाह रहे थे। वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान ही लड़की का फोन उसके घर वालों के फोन पर आ गया। शक होने पर वन विभाग ने लड़की से फोन पर ही पूछताछ की। पूछताछ में लड़की ने पूरी कहानी वन विभाग के अधिकारियों को बता दी। इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में मामूली बात को लेकर किन्नरों और लोगों के बीच पत्थरबाजी हो गई। वहां दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर और डंडे बरसाए। इससे कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के आने पर मामला शांत हुआ और मारपीट कर रहे लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई, क्योंकि वो लोग एक दूसरे पर पत्थर और डंडे फेंकते नजर आए। इस दौरान किन्नरों ने मकान की छत पर खड़े होकर बर्तन और लकड़ियां फेंकना शुरू कर दिया। नीचे खड़े मोहल्ले वाले भी पत्थर फेंकते दिखे। उज्जैन जिले के नागदा के उस मोहल्ले में काफी देर तक हंगामा होता रहा। किसी बात पर शुरू हुई बहस जंग में बदल गई। 8-10-15 आ गए, फिर गाली गलौज तेरे दरवाजे तोड़ दिया, मारना पीटी चालू कर दिया। तब लोगों ने आरोप लगाया कि उन किन्नरों के दोस्तों ने शराब पीकर हंगामा किया। रोकने पर बाहर से और लोगों को बुलाकर मारपीट की गई। पुलिस ने जानकारी मिलने पर पत्थरबाजी और मारपीट कर रहे लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी। उधर राजस्थान के धौलपुर में सड़क हादसे के बाद एम्बुलेंस नहीं मिलने पर एक व्यक्ति की मौत के बाद बवाल हो गया। गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर दिया और स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। हंगामा कर रहे लोगों के मुताबिक हादसे के बाद सरकारी हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके एम्बुलेंस के लिए मदद मांगी गई थी, लेकिन हादसे वाली जगह पर एम्बुलेंस पहुंची ही नहीं। मजबूरी में लोगों ने हादसे में घायल 2 लोगों को सामान ढोने वाली गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया।
लेकिन रास्ते में ही एक व्यक्ति की मौत हो गई। टेम्पू लिया। इसके बाद गुस्साए गांव वालों ने सुनकई गांव में हाईवे पर जैम लगा दिया। हाईवे बंद किए जाने की वजह से वहां गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। नाराज लोगों ने दावा किया कि अगर समय पर एम्बुलेंस मिल गई होती तो घायल व्यक्ति की मौत न होती। करीब 2 घंटे बाद पुलिस प्रशासन के अफसरों ने लोगों को समझा बुझाकर जैम खुलवाया। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती इलाके में 70 साल से रहने वाले हिंदू समुदाय के कुछ परिवारों को वक्फ बोर्ड की तरफ से नोटिस भेजा गया। नोटिस में दावा किया गया कि उस इलाके में मौजूद कुछ मकान वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए। लेकिन जिन लोगों को वक्फ बोर्ड का नोटिस मिला उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लोगों ने दावा किया कि वो करीब 70 साल से पुरानी बस्ती इलाके में रह रहे हैं और उनके मकान जमीन पर कब्जा करके नहीं बनाए गए थे। आपका घर कौन सा है? मेरा घर ये है। ये आपका हाँ। घर है। और कितने सालों से आप रह रहे हैं? मैं 65 साल से रह रहा हूँ भैया। जबकि नोटिस में इस बात का दावा किया गया कि पुरानी बस्ती में मौजूद कुछ मकान वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। ये घर वक्फ बोर्ड के नाम में, मतलब ये जमीन में अमन ने कब्जा करके बनाया गया है। लोगों ने दावा किया कि पुरानी बस्ती में एक मजार है और उसी वजह से उन्हें परेशान करने के लिए नोटिस भेजा गया। उधर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के 2 आतंकियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। एक आतंकी को दिल्ली के सादिक नगर से गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरे को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से धर दबोचा गया। पुलिस के मुताबिक दोनों आतंकी दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बम धमाके की प्लानिंग में जुटे थे, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आईएसआईएस से जुड़े दोनों आतंकियों के नाम अदनान है। दावा किया गया कि दोनों ने दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके में बम ब्लास्ट की प्लानिंग की थी और धमाका करने के लिए कुछ जगहों की पहचान भी कर ली थी। ये दिल्ली में ब्लास्ट करने वाले थे। दिल्ली में 4-5 मीटिंग्स कर ली थी और 2-3 जगहों की रेकी कर ली थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों आतंकियों को दिल्ली में आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग दी जा रही थी। जांच के दौरान दोनों के पास से संदिग्ध सामान भी बरामद किया गया। इधर यूपी के बागपत में एक कार्यक्रम में अधिकारियों के देर से पहुंचने पर हंगामा हो गया। उत्तर प्रदेश के बागपत में किसान दिवस के मौके पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। वो अधिकारियों के कार्यक्रम में देरी से पहुंचने पर भड़क गए और जमकर नारेबाजी की। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के चीफ वी नारायणन ने बताया कि मिशन गगनयान पर करीब 90% काम पूरा हो चुका है। उन्होंने उम्मीद जताई कि साल 2027 की शुरुआत तक इस मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। उधर जम्मू कश्मीर के कठुआ में धर्म का प्रचार करने गए लोगों की बस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। उन लोगों ने उस बस को रास्ते में रोक लिया और डंडे मारकर सारे शीशे तोड़ दिए। इसकी वजह से वहां चीख पुकार मच गई। बस में सवार लोग बुरी तरह डर गए क्योंकि उन लोगों ने उस बस पर डंडों से हमला कर दिया। ये देखते ही पुलिसकर्मी उनके पीछे दौड़ पड़े, लेकिन उन्हें तो मानो पुलिस का डर ही नहीं था। उन्होंने पहले उस बस का आगे वाला शीशा तोड़ा और फिर बस का आगे वाला दरवाजा खोलकर ड्राइवर को मारना शुरू कर दिया। इसकी वजह से बस में बैठे लोगों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक एक कर उस बस के सारे शीशे तोड़ दिए। आरोप लगा कि इस दौरान उन्होंने बस में मौजूद लोगों को धमकाया भी। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में राजेश मीणा नाम के एक व्यक्ति ने ईसाई धर्म को मानने वाली अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि उनकी मर्जी के बिना 8 साल के उनके बेटे का धर्म बदलवा दिया गया। इसका पता तब चला जब उनके बेटे का स्कूल में दाखिला करवाया गया। इसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी हिंदू धर्म सेना नाम के संगठन को दी, जिसके बाद उस संगठन के कुछ कार्यकर्ता जबलपुर के सदर कैंट थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। उन लोगों ने मामले में कार्रवाई करने की मांग करते हुए वहां हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। राजेश मीणा नाम के व्यक्ति के मुताबिक 2012 में उन्होंने ईसाई धर्म को मानने वाली लड़की से शादी की थी। गर्भवती होने के बाद उनकी पत्नी मायके चली गई थी। उन्होंने दावा किया कि उसके बाद वो कभी ससुराल नहीं लौटी। उस व्यक्ति ने दावा किया कि जब वो पत्नी को लाने ससुराल गए तो उनकी पत्नी ने उन पर धर्म बदलने का दबाव डालना शुरू कर दिया। मना करने पर उनकी पत्नी ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी। उनके मुताबिक उसी दौरान उनकी पत्नी ने उनके बेटे का धर्म परिवर्तन करा दिया था और इसकी जानकारी उन्हें तब हुई जब बच्चे का स्कूल में दाखिला हुआ। उन्होंने दावा किया कि स्कूल के दस्तावेजों में बच्चे का धर्म ईसाई लिखा गया, जबकि उनका कानूनी तौर पर तलाक नहीं हुआ है। मेरे बच्चे का जो धर्म है वो क्रिश्चियन लिखा हुआ है,
इसीलिए मैं सब सारी चीज़ें प्रताड़ित होकर हिंदू धर्म सेना के पास गया। इसका पता चलने के बाद हिंदू धर्म सेना नाम के संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरने पर बैठे लोगों को तहसीलदार ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने। हनुमान चालीसा हमारे साथ बैठ के पढ़ रहा है बेचारा, और उसकी मानसिक स्थिति ये हो गई है कि बीपी का पेशेंट को हो गया है, शुगर का पेशेंट को हो गया है, कहो आत्महत्या न कर ले। हालांकि जांच के बाद मामले में कार्रवाई किए जाने का भरोसा मिलने के बाद लोगों ने धरना खत्म कर दिया। उधर उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 2 कारों में मामूली टक्कर के बाद उनमें एक कार में बैठे लोगों ने दूसरी कार को चला रहे व्यक्ति की बुरी तरह पिटाई कर दी। एक पेट्रोल पंप पर उन्हें जमकर पीटने के बाद वो लोग जबरदस्ती उन्हें अपने साथ ले गए। यही नहीं, उन्होंने उनकी कार भी अपने कब्जे में ले ली। और इससे पहले मामूली टक्कर के बाद कार में बैठे लोग बाहर गुस्से से बाहर निकले। उन्होंने दूसरी कार को चला रहे व्यक्ति को खींचकर बाहर निकाला और उन पर टूट पड़े। उन लोगों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। किसी ने मुक्के बरसाए तो किसी ने लातों से मारा। इसके बाद उन लोगों ने उन्हें जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठा लिया। हालांकि उस व्यक्ति ने कई बार खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो अकेले इतने लोगों का सामना नहीं कर सके। इस बीच शोर सुनकर पेट्रोल पंप के कुछ कर्मचारी बाहर निकल आए। ये देखकर मारपीट कर रहे लोग थोड़ी देर के लिए शांत हो गए, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक बार फिर उस व्यक्ति को पीटना शुरू कर दिया। वो लोग उन्हें पीटते हुए अपनी गाड़ी में बैठाने लग गए। पूरा बवाल 2 कारों के बीच हुई टक्कर के बाद शुरू हुआ और उनसे बचने के लिए उस व्यक्ति ने अपनी कार को तेजी से भगाने की कोशिश की, लेकिन दूसरी कार ने खतरनाक तरीके से उसमें जाकर टक्कर मार दी। इसके बाद उस कार में बैठे लोग बाहर निकले और उस व्यक्ति की कार को तोड़ने लग गए। जब भागने का कोई और रास्ता नहीं बचा, तब वो व्यक्ति बाहर निकले और पेट्रोल पंप की तरफ चिल्लाते हुए भागे। लेकिन तब तक उन लोगों ने उन्हें घेर लिया। इस बीच मौका पाकर उस व्यक्ति की कार में बैठा एक आदमी वहां से फरार हो गया। बाद में वो लोग उस व्यक्ति को पीटते हुए जबरदस्ती अपने साथ ले गए। उनके घर वालों की शिकायत पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक कारोबारी से मारपीट करने और सड़क पर नाक रगड़वाने के आरोपी ने माफी मांग ली। विकुल चपराणा नाम के आरोपी और उनके साथियों का कुछ रोज पहले कपड़ों के कारोबारी सत्यम रस्तोगी से झगड़ा हो गया था। विकुल चपराणा को यूपी सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर का करीबी बताया गया, लेकिन कुछ दिन पहले वो तब चर्चा में आ गए जब उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में कारोबारी से नाक रगड़वाकर माफी मंगवाई थी। हाथ जोड़ के सोमेंद्र तोमर गलती कर मैं गलती कर तेरा बाप है सोमेंद्र तोमर। इस घटना के बाद मेरठ पुलिस ने आरोपी विकुल चपराणा और उनके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि यूपी के ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर के करीबी बताए गए विकुल को बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया था। इसी के बाद उन्होंने जिस कारोबारी से बदसलूकी की थी उनसे माफी मांगी और दावा किया कि नाक रगड़वाने के मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। आरोपी विकुल चपराणा ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। मेरठ जिले में बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे विकुल चपराणा को इस घटना के बाद अपना पद गंवाना पड़ा था। हालांकि उन्होंने दावा किया कि कारोबारी के साथ बदसलूकी किए जाने का जो वीडियो सामने आया उसे काट छांट कर पेश किया गया था। इस अधूरी क्लिप को जरिए अब मुझे राजनीतिक बकरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरठ में बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे विकुल चपराणा ने जमानत पर छूटने के बाद कारोबारी सत्यम रस्तोगी से माफी भी मांगी। मैं मानता हूं कि आक्रोश में आकर उस पल में मुझसे कुछ अपशब्द निकले, जिसके लिए मैं सब पूरे समाज से, पीड़ित व्यक्ति से और विशेष रूप से सत्यम रस्तोगी जी से दिल से क्षमा चाहता हूं। विकुल ने इस मामले में हर एंगल से जांच कराने की मांग की। उधर राजस्थान के झालावाड़ में ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया। राजस्थान के झालावाड़ में पुलिस ने लोगों से ठगी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह के सरगना समेत 30 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस को आरोपियों के पास से 53 लाख रुपए, 12 लग्जरी गाड़ियां और नोट गिनने की मशीन के साथ बड़ी संख्या में पासपोर्ट मिले। 11,000 ऐसे अकाउंट्स मिले हैं जिनका इस्तेमाल संदिग्ध तौर पर इन सरकारी योजनाओं के लिए किया जाना था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक एसएचओ को 50,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि आरोपी ने एक कारोबारी से रिश्वत के तौर पर 5 लाख रुपए की मांग की थी। उधर गुजरात के अहमदाबाद में पटाखे फोड़ते वक्त लोहे के पाइप से चोट लगने की वजह से एक लड़की की मौत हो गई। वहां कुछ लोहे की पाइप की मदद से पटाखे लोग फोड़ रहे थे, तभी लोहे का टुकड़ा पास खड़ी लड़की के सिर में लग गया।
और लोहे का टुकड़ा लगते ही वो लड़की जमीन पर गिर गई। उसके साथ खड़ी दूसरी लड़की ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। आसपास मौजूद लोग उस लड़की को देखने के लिए उसके पास पहुंचे। इस दौरान वो जमीन पर बेसुध नजर आई। दिल दहला देने वाले हादसे की वजह से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। वो लोग आनन फानन में उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन खबर मिली कि तब तक उस लड़की की मौत हो चुकी थी। उधर उत्तर प्रदेश के आगरा में पटाखे जलाते वक्त देसी पाइप गन में हुए धमाके से 17 साल के एक लड़के की मौत हो गई। बताया गया कि वो अपने दोस्तों के साथ पटाखे जला रहा था। इसी दौरान उन्होंने देसी पाइप गन में एक ग्लास फंसाकर धमाका किया और धमाके के बाद उस ग्लास के कई टुकड़े हो गए। और बताया गया कि धमाका होते ही उस ग्लास का एक टुकड़ा उस लड़के की छाती में घुस गया। इसके बाद तो वहां दहशत मच गई। कुछ ही देर पहले तक आकाश नाम का वो लड़का अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए पटाखे जला रहा था। बताया गया कि जुगाड़ से उन्होंने देसी पाइप गन बनाई थी और उस देसी पाइप गन में उस ग्लास को फंसाकर उन्होंने धमाका किया, लेकिन धमाके के साथ उस ग्लास के कई टुकड़े हो गए। इसी बीच एक टुकड़ा उसकी छाती में घुसा और वो अपनी छाती पकड़कर वहां से दूर जाता नजर आया। आगरा के किरावली थाना इलाके में हुई इस घटना के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। उधर मुंबई के काला चौकी इलाके में उस वक्त कोहराम मच गया जब एक लड़के ने एक लड़की पर चाकुओं से हमला कर उसकी जान ले ली। बाद में उस लड़के ने उसी चाकू से गला रेतकर खुदकुशी कर ली। दावा किया गया कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था, लेकिन कुछ रोज पहले लड़की ने लड़के से ब्रेकअप कर लिया था और उसी वजह से उस लड़के ने दिन दहाड़े लड़की पर चाकू से हमला कर दिया। वो लड़की जान बचाने के लिए पास के एक अस्पताल में घुस गई, लेकिन इसके बाद भी उस लड़के ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जब लड़की अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर छुपने की कोशिश करती है, जो आरोपी लड़का भी चाकू के साथ अंदर जाता है, लड़की पर हमला करता है। उसने अस्पताल के अंदर लड़की पर कई बार चाकू से हमला किया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गई। इसके बाद उस लड़के ने गला रेत कर अपनी जान दे दी। बाद में घायल लड़की को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी जान चली गई। उधर मध्य प्रदेश के चित्रकूट में अवैध वसूली की कोशिश में दो गुटों के लोगों के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान लात घूंसों के साथ डंडों से भी ताबड़तोड़ वार किए गए। घटना गुप्त गोदावरी गुफा में हुई। मान्यता है कि भगवान राम वनवास के वक्त कुछ समय के लिए इस गुफा में रुके थे, इसीलिए लोग वहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन बखेड़ा तब खड़ा हो गया जब चित्रकूट की गुप्त गोदावरी गुफा में दो पक्षों की भिड़ंत हो गई। वो लोग एक दूसरे पर डंडों से हमला करते दिखे। कुछ लोगों ने मारपीट कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो काफी देर तक बवाल करते रहे। जिन लोगों में लड़ाई हुई उन पर अवैध वसूली के आरोप लगाए गए। दावा किया गया कि वो वहां आने वाले श्रद्धालुओं से पहले दर्शन कराने के नाम पर पैसे ऐंठते हैं। बताया गया कि इसी वसूली को लेकर उनके बीच झगड़ा हुआ। सौभाग्य की एक बात यह कि भगवान के नाम पर अवैध वसूली करने वालों को सजा देने का काम भी क्या भगवान पर ही छोड़ रखा है। जहां देखो लाइन तोड़कर अपने अलग ही दर्शन करने का सिस्टम चल रहा है। चित्रकूट में तो लाठियां चल गई। बता रहे हैं वहां गुप्त गोदावरी में पब्लिक लाइन में लगी रहती है और ऐसे लोग लगे हुए हैं जिनको पैसे दो तो पीछे के रास्ते से ले जाते हैं गुप्त गोदावरी गुफा तक, वापसी के रास्ते से। पैसे दो तो आपको अलग से ले जाएंगे लाइन काट कर, और पैसे दो तो स्पेशल पूजा भी करवा देंगे। ऐसे आरोप लगते हैं। तो ये करवाने वाले और ये करने वाले दोनों को भगवान को मुंह नहीं दिखाना है क्या कभी? भगवान का मुंह तो जल्दी देखना है, खुद नहीं दिखाएंगे भगवान को मुंह। बाकी पब्लिक बेवकूफ है जो लाइन में लगी रहती है दर्शन करने के लिए, लेकिन इन लोगों का सिस्टम अलग ही चल रहा है। इन लोगों को पकड़े ना, धर्म की रक्षा करने वाले। धर्म की रक्षा करने वाले आजकल हर बात पर जगह जगह पहुंच जाते हैं। इन लोगों को पकड़े। ये सब करने से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस क्यों नहीं पहुंचती? एक जगह की बात नहीं है, कितने ही मंदिरों में यह सब चलता रहता है। पैसा दो, भगवान के अलग से दर्शन कर लो। और यहां कोई नहीं आता धर्म को बचाने के लिए। दूसरे धर्म के लोगों से धर्म को बचाने का काम ले रखा है आपने। यहां नहीं बचाएंगे। ये हमारे धर्म वाले कुछ भी करते रहेंगे। स्पेशल पूजाएं होती रहेंगी पुजारियों को अलग से पैसे देकर। वापसी के रास्तों से दर्शन होते रहेंगे और पब्लिक लाइन में लगी रहेगी। तो इनके मंदिर ही अलग बनवा दो ना फिर, अगर इनको पब्लिक के साथ लाइन में नहीं लगना तो। नहीं तो लगाओ इनको पकड़ के लाइन में। और पैसे ज्यादा हो रहे हैं इनके पास तो इनसे पुराने वाला जीएसटी ले लो, देश के काम तो आ जाएगा इनका पैसा। ये दर्शन करवाने वाले दलाल क्यों ले जाएं? 100 बात की एक बात। इधर जम्मू कश्मीर में सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्यसभा की 3 सीटें जीत ली। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए हुए चुनाव में 3 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत मिली, जबकि 1 सीट बीजेपी के खाते में गई। ये सीटें फरवरी 2021 में खाली हुई थी।
केरल के कन्नूर में जोरदार बारिश के बीच एक मकान की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ। उधर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में उस वक्त हाहाकार मच गया जब वहां नेशनल हाईवे पर चल रही एक बस में आग लगने से 20 यात्रियों की मौत हो गई। हादसा सुबह के करीब 3:30 बजे हुआ। बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी, उसमें करीब 45 यात्री सवार थे और उसी दौरान नेशनल हाईवे नंबर 44 पर उस प्राइवेट बस में भयानक आग लग गई। चंद सेकंड के अंदर वो बस आग के गोले में बदल गई। उससे आग की भीषण लपटें कई फीट ऊपर की तरफ उठती नजर आईं। यात्रियों से भरी बस में आग लगने की खबर मिलने के बाद आंध्र प्रदेश के कर्नूलू में हाहाकार मच गया। इस घटना का पता चलने के बाद तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। आग बुझाने का काम शुरू किया गया, लेकिन आग को बुझा पाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि वो बस बुरी तरह धधक रही थी। उसके पास जाने का मतलब अपनी जान को दांव पर लगाने के बराबर था और इसी वजह से वहां मौजूद लोग चाहकर भी बस में बैठे यात्रियों की मदद नहीं कर सके। हालांकि बस में सवार करीब 19 लोगों ने किसी तरह बस की खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन बाकी लोग बस के अंदर ही फंसे रह गए और फिर उनकी आग में झुलसने की वजह से दर्दनाक मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक वो बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी, लेकिन आंध्र प्रदेश के कर्नूलू में उस बस की बाइक से टक्कर हुई। टक्कर की वजह से बाइक बस के नीचे घुस गई और तेल की टंकी से टकरा गई। दावा किया गया कि तेल की टंकी से टकराने की वजह से बस में आग लग गई। इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, लेकिन लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब बस की आग ने विकराल रूप ले लिया। दावा किया गया कि तार जलने की वजह से बस का दरवाजा लॉक हो गया था। इसी वजह से बस के अंदर मौजूद लोग दरवाजे से बाहर नहीं आ सके और इसीलिए बस में आग लगने के बाद यात्रियों के बीच चीख पुकार मच गई। जान बचाने के लिए लोगों ने बस से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने बस में लगी आग को बुझा दिया, लेकिन तब तक बस में मौजूद कई यात्री मौत के मुंह में समा चुके थे। बाद में इमरजेंसी दरवाजे को तोड़कर लोगों के शवों को बस से बाहर निकाला गया। कई लोग बुरी तरह झुलस चुके थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। आग लगने की वजह से बस की हर एक चीज जलकर राख हो गई। दावा किया गया कि जिस बस में आग लगी थी उसमें खिड़कियों में लगे शीशों को तोड़ने के लिए हथौड़े तक नहीं थे। इस भयानक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया और मरने वाले लोगों के परिवार वालों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। उधर राजस्थान के जैसलमेर में हुए बस अग्निकांड की फॉरेंसिक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया कि एसी की खराब वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने से बस में आग लगी थी। मतलब हादसा किसी बाहरी धमाके या साजिश से नहीं, बल्कि तकनीक की खराबी और लापरवाही की वजह से हुआ था। इसी महीने की 14 तारीख को जैसलमेर से जोधपुर जा रही स्लीपर बस में आग लग गई थी और उस भयानक हादसे में 26 लोगों की आग में झुलसने से जान चली गई थी। करीब 10 दिन बाद हादसे की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। उसमें दावा किया गया कि बस में एसी की खराब वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसी वजह से आग लगी थी। जो तकनीकी पहलू आए हैं सामने, उसमें ये बिल्कुल क्लियर है कि एसी जो है बस का, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ, उससे आग लगी। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक आग बस की छत से शुरू हुई थी। आग लगने में बस में धुआं भर गया था और उससे यात्रियों का दम घुटने लगा था। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि लोगों ने बचने के लिए खिड़की के शीशे तोड़े थे, जिससे बाहर की हवा से आग और भड़क गई थी। सौभाग्य की एक बात यह कि अभी जैसलमेर में बस में आग लगी थी, अब कर्नूल में लग गई। फिर दरवाजा नहीं खुला, फिर बस के अंदर शीशा तोड़ने के लिए कोई औजार नहीं। तो ये कोई एक राज्य एक जगह की बात तो है नहीं। ये कौन पास कर रहा है सड़क पर दौड़ती बसों को? पब्लिक कैसे चेक करेगी ये सब? और ये जो नए तरह के दरवाजे हैं, ये कैसे अलाउ किए जा रहे हैं देश में? अगर इनकी तार जल जाती है तो ये खुलते ही नहीं है, लॉक हो जाते हैं। कैसे बन रही हैं ऐसी बसें? इससे तो पुराना सिस्टम ठीक था। ये क्या है कि एक तार जल जाती है, दरवाजा लॉक हो जाता है, खुलता नहीं है, अंदर ही मर जाए सब। जिन अधिकारियों को यह सब देखना है, वो क्या देखकर सर्टिफिकेट दे रहे हैं इन गाड़ियों को? पब्लिक का चालान काटने के लिए तो छुपे रहते हैं, पेड़ों के पीछे से निकल कर आ जाते हैं, बैरिकेड लगाकर रोक देते हैं कि ये कागज दिखाओ, वो कागज दिखाओ। इन बसों के कागज कौन से हैं? किसने पास किए? अब लाकर खड़ा करो ना उन अधिकारियों को। क्या चेक करके इन गाड़ियों को पास किया था? जिंदा जल रहे हैं लोग, दरवाजे लॉक हो जाते हैं। जहां जहां लोग जिंदा जलते रहेंगे वहीं की बसें चेक होंगी क्या? बाकी सारी जगहों में भी तो चेकिंग कर लो। 100 बात की एक बात, उधर एड गुरु के नाम से मशहूर पीयूष पांडे का निधन हो गया। एड गुरु के नाम से मशहूर और पद्मश्री से सम्मानित पीयूष पांडे का मुंबई में 70 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने अब की बार मोदी सरकार नारा और मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत समेत कई एड कैंपेन लिखे थे। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।
मुंबई के नजदीक महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या की कोशिश की। उल्वे इलाके में हुई इस घटना से सनसनी मच गई। बताया गया कि इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। उधर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में खुद को बीजेपी की नेता बताने वाली एक महिला ने एक दुकानदार पर मारपीट का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। जानकारी के मुताबिक उनके पति का एक अस्पताल के बाहर चाय की दुकान लगाने वाले एक व्यक्ति से झगड़ा हुआ। इसके बाद उनके बीच मारपीट हुई और उनके पति और बेटे बुरी तरह घायल हो गए। और इसी बात से भड़की महिला ने हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने पुलिस पर मारपीट करने वाले दुकानदार को बचाने का आरोप लगाया। मेरा बेटा सीरियस है, मैं आरती उतारूं आपका, कहिए तो कपूर और थाली ले आऊं। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों को धमकी भी दी। सबको नपवा देंगे अगर कुछ भी हुआ तो, बता दे रहे हैं। बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने पुलिस पर रिश्वत लेने का आरोप तक लगा दिया। कितना 1000 मिला है आपको? कितना लिए है? कितना लिए है? निकल जाइए, मुंह से निकालिए। सही काम नहीं कर रहे हैं उसके बाद जबरदस्ती निकाल देंगे मुंह से। काफी देर तक वो महिला वहीं खड़े होकर पुलिस पर आरोप लगाती रही और इसके बाद उन्होंने आरोपी दुकानदार के खिलाफ केस दर्ज करवाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पैसों को लेकर उनके पति और उस दुकानदार का झगड़ा हुआ। इसके बाद उस दुकानदार ने उनके पति और बेटे की बेरहमी से पिटाई कर दी और इस मारपीट के विरोध में वो सड़क के बीचों बीच बैठ गईं। उन्होंने योगी सरकार से आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। मैं योगी जी से गुहार कर रही हूँ कि जो बदतमीजी किया है, मारा है मेरे बच्चे या पति को जान से, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। खुद को बीजेपी की नेता बताने वाली महिला ने आत्महत्या करने की भी धमकी दी। मैं यही आत्महत्या कर लूंगी, मुझे भी न्याय चाहिए तो चाहिए। उनके इस हंगामे की वजह से सड़क पर जाम लग गया। आने जाने वाली गाड़ियों को काफी परेशानी हुई। ऐसे में महिला पुलिस को बुलाकर उन्हें वहां से हटाया गया। उधर महाराष्ट्र के नासिक में डकैती के एक मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में पकड़ा। पुलिस के मुताबिक वो आरोपी एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर भागने की कोशिश कर रहा था। तभी कुछ पुलिस कर्मियों ने एक ऑटो रिक्शा में सवार होकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया और उस आरोपी के नजदीक पहुंचते ही उनमें एक पुलिसकर्मी उस ऑटो रिक्शे से कूद गए। इस दौरान वो आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर सड़क के किनारे खड़ा था और पुलिसकर्मियों को देखते ही वो भागने लगा। इस बीच दौड़ते हुए उस पुलिसकर्मी ने उसे पकड़ लिया और उनसे बचने के लिए उसने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी, लेकिन वो पुलिसकर्मी भी उसे पीछे से पकड़कर उसकी मोटरसाइकिल के साथ भागते नजर आए। इसके बाद 2 और पुलिसकर्मी उस ऑटो रिक्शा से बाहर निकले और वो भी उस आरोपी के पीछे दौड़ते दिखाई दिए। नासिक के भीड़-भाड़ वाले इलाके में कुछ दूरी तक जद्दोजहद करने के बाद उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उधर कोलकाता से मुंबई जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट में एक यात्री ने आरोप लगाया कि मराठी भाषा में बातचीत नहीं करने पर एक महिला ने उन्हें धमकी दे दी। माही खान नाम के यूट्यूबर के मुताबिक उस महिला यात्री ने उन पर न सिर्फ मराठी भाषा बोलने के लिए दबाव बनाया बल्कि साफ साफ धमकी दी कि मुंबई में उतरने पर वो उन्हें देख लेंगी। हालांकि यूट्यूबर माही खान के मुताबिक वो धमकी दे रही उस महिला से बेहद सलीके से बातचीत कर रहे थे, लेकिन वो महिला बार बार इस बात का दबाव बनाती रही कि अगर उन्हें मुंबई में रहना है तो मराठी भाषा बोलनी ही होगी। You are telling me that I need to speak in Marathi. Yes. You want to do that? Please do that. What's your name? Whatever my name is. What's your name? You're going to Mumbai. You should know Marathi first of all. यूट्यूबर माही खान ने महिला यात्री से जब मराठी भाषा नहीं आने और बदतमीजी नहीं करने की बात कही तो वो और ज्यादा भड़क गई। No, I don't speak Marathi. You English? I will not. ऐसे बदतमीजी क्यों कर रही हैं? बोल रही हैं मराठी बोल। What is this? What is this? वो बोल रही है बदतमीजी नहीं। ये देखिए, बोल रही है मुंबई उतरिए आपको बदतमीजी दिखाते हैं। ये क्या तरीका होता है? बदतमीजी क्या होती है? ये क्या तरीका होता है? मला मराठी माहिती नाही ना, तुम्ही बसा। माही खान ने धमकी दे रही महिला का वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर डाल दिया और मुंबई में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। यूट्यूबर माही खान ने एयर इंडिया को टैग करते हुए इस तरह के यात्रियों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने फ्लाइट में ही एक वीडियो रिकॉर्ड किया और सवाल पूछा कि क्या किसी भी यात्री को सिर्फ दूसरी भाषा बोलने के कारण अपमानित करना अपराध नहीं है। माही खान ने उन्हें धमकी देने वाली महिला की सीट नंबर और तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की और एयर इंडिया से अपील की कि इस तरह के यात्रियों पर एयर इंडिया को खुद एक्शन लेना चाहिए। एयर इंडिया में ये बदतमीजी हो रही है एंड ऐसे ऐसे लोग ट्रैवल कर रहे हैं। क्लियरली मुझे धमकी मिली कि तुम बॉम्बे जा रहे हो, बदतमीजी क्या होती है तुम्हें वहां बताएंगे और तुम्हें मराठी बोलना पड़ेगा अगर तुम बॉम्बे में रहना चाहते हो। माही खान के मुताबिक बहस के दौरान उन्होंने एयर इंडिया के चालक दल के सदस्यों को भी बुलाया था, लेकिन वो महिला उनके सामने भी उन्हें धमकियां देती रहीं। सौबात की एक बात यह कि ये महाराष्ट्र जाना है तो मराठी ही बोलनी पड़ेगी वाले मामले पर सब बस वहां के म्युनिसिपल चुनावों के चक्कर में चुप हैं क्या? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? अब तो एक हवाई जहाज में भी हंगामा होने का इल्जाम लग गया।
कोलकाता से मुंबई जा रही फ्लाइट में 2 लोगों में झगड़ा हुआ तो फिर वही बात हो गई कि मुंबई जा रहे हो तो मराठी तो बोलनी पड़ेगी। मतलब इल्जाम तो यही लगा है, बाकी कहानी जो भी रही हो, कोई भी ये बोलकर धमकाता रहेगा पब्लिक को। अलग वीजा लगता है क्या महाराष्ट्र का? या तो लगा दो, फिर सरकारी कानून बना दो कि नहीं जा सकते महाराष्ट्र। वैसे सब लोग देश के संविधान की कस्में खाते रहेंगे और इस मामले पर सब चुप हो जाते हैं। ये क्या राग अलापा हुआ है कि मुंबई से देश को इतनी कमाई होती है, जैसे मुंबई वाले बाकी देश पर एहसान कर रहे हैं। मुंबई में जो कमाई होती है देश की वजह से ही होती है। वहां की कंपनियां देश के बाकी हिस्सों में किए गए कारोबार से ही कमाई करती हैं। तो यह गलतफहमी तो दूर कर दी जाए। और महाराष्ट्र में मराठी पढ़ाई जानी चाहिए, मराठी को प्रोत्साहन देना चाहिए, मराठी को बढ़ाने के लिए सब कुछ करना चाहिए, जैसे हर राज्य को अपनी भाषाओं के लिए करना चाहिए। लेकिन यह क्या मतलब है कि जिनको नहीं बोलनी उनको भी जबरदस्ती बोलनी चाहिए अगर वहां जाना है तो? अरे आप उनसे बात मत करो अगर नहीं करनी तो, आप उनके साथ काम धंधा मत करो नहीं करना तो। लेकिन आप कौन होते हो किसी को भी देश में कहीं भी जाने से रोकने वाले? और आप जैसे लोगों को रोकने वाले कहां हैं? आप जैसे लोगों को रोकने वाले कहां हैं? संविधान तो इजाजत देता है और आपकी इजाजत की कोई जरूरत नहीं। 100 बात की एक बात। उधर यूपी के बलिया में एक पालतू कुत्ते के काटने पर भारी हंगामा हो गया। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक पालतू कुत्ते के काटने के बाद बवाल हो गया। आरोप लगा कि कुत्ते के मालिक ने शिकायत करने वालों की लाठियों से बुरी तरह पिटाई कर दी। इस घटना में 7 लोग घायल हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मौजूद सिलवानी इलाके में एक महिला और उनकी बेटी की बुरी तरह पिटाई कर दी गई। मारपीट का आरोप पड़ोस में रहने वाली महिला और उनके बेटे पर लगाया गया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इधर दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने चलती कार से सड़क पर पेशाब करने के आरोप में 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों की थार गाड़ी भी जब्त कर ली। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी झज्जर जिले के रहने वाले हैं। और कुछ रोज पहले रात के वक्त एक सड़क पर अनुज नाम का आरोपी चलती थार गाड़ी से सड़क पर पेशाब करता दिखाई दिया था। इस घटना के बाद गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में खुद ही FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। बाद में पुलिस ने इस मामले में अनुज और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। मोहित था, वो थार गाड़ी को ड्राइव कर रहा था और उसके अलावा जो दूसरा आरोपी अनुज था उसके द्वारा सड़क पर ओपनली यूरिन पास किया गया था। इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों की थार गाड़ी को भी जब्त कर लिया। उधर राजस्थान के भीलवाड़ा में CNG स्टेशन पर कर्मचारी को थप्पड़ मारने वाले SDM को सस्पेंड कर दिया गया। एक रोज पहले वो SDM अपनी गाड़ी में गैस भरवाने के लिए CNG स्टेशन पर गए थे। वहां उनकी कर्मचारियों से बहस हो गई थी और फिर उन्होंने एक कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया था और इसीलिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। SDM छोटू लाल शर्मा ने CNG स्टेशन पर काम करने वाले एक कर्मचारी को पहले धक्का मारा था और फिर उसे थप्पड़ जड़ दिया था। इसके बाद उस कर्मचारी ने भी उन्हें कई थप्पड़ मारे थे। इसकी वजह से वहां हंगामा खड़ा हो गया था। इस मामले पर बवाल मचने के बाद SDM की पत्नी ने उन कर्मचारियों पर छेड़खानी का केस दर्ज करवा दिया था। पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया था। ऐसे में SDM पर झूठा केस दर्ज करवाने के आरोप लगाए गए और उन्हें तुरंत सस्पेंड करने की मांग की गई। इसके बाद राज्य सरकार ने SDM के खिलाफ एक्शन ले लिया और आरोपी SDM को सस्पेंड कर दिया। इस मामले के सामने आने के बाद SDM की पूर्व पत्नी ने उन पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। उनके मुताबिक SDM छोटू लाल शर्मा छेड़खानी के नाम पर पहले भी लोगों पर झूठे केस दर्ज करवा चुके हैं। हालांकि SDM ने अपनी पूर्व पत्नी के सभी आरोपों को गलत बताया। लेकिन SDM की पूर्व पत्नी के मुताबिक पहले भी जब उनकी किसी से लड़ाई होती थी तो वो उन्हें ही आगे कर देते थे। कॉलेज में लड़ाई करके आ जाता, लड़कियों को छेड़ के आ जाता, वहां पे उसको नौकरी से निकालते थे जूनियर। तब मैं उसको बचाती था, वो मुझे आगे कर देता था। मेरी बीवी को छेड़ा, ये उसको आदत है। SDM छोटू लाल शर्मा ने इन आरोपों पर सफाई दी कि उनकी पत्नी किसी और के साथ रहती हैं और वो कभी उनका पक्ष नहीं लेंगी। डाइवर्स हुआ मेरी पूर्व पत्नी से, वो किसी दूसरे के साथ में रहती है, वो मेरा पक्ष नहीं लेगी। SDM की पूर्व पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि SDM हमेशा से गुस्सैल स्वभाव के थे और वो आए दिन उनके और उनके बच्चों के साथ भी मारपीट करते रहते थे। इसकी वजह से उनके बच्चे उनके सामने आने से भी डरते थे। SDM छोटू लाल शर्मा CNG स्टेशन के कर्मचारी को थप्पड़ मारने के बाद सुर्खियों में आए और इसके बाद उनकी पूर्व पत्नी ने आरोप लगाया कि वो रोज उनके साथ भी मारपीट करते थे। पेट्रोल पंप वाले को 1 थप्पड़, मुझे तो रोज 10 थप्पड़ मारता था, इतनी जोर जोर से। SDM ने कर्मचारी को थप्पड़ मारने पर भी सफाई दी। उनके मुताबिक कर्मचारियों ने भी उनके साथ मारपीट की थी, लेकिन वो CCTV वीडियो में दिखाया ही नहीं गया। मेरे को मारा है, मेरे मुंह में खून निकले हैं, मेरे पे सरियों से वार किया है, उसको CCTV में दिखाया नहीं इन लोगों ने।
इस दौरान एसडीएम की पत्नी ने भी न्याय की गुहार लगाई। मर्यादा इज्जत सारी तार तार कर दी है, हमें घर बिठा दिया है, अब हम कहाँ जाए बताओ, क्या करें, हम सुसाइड कर ले। एसडीएम छोटूलाल शर्मा ने इस मामले की सही तरीके से जांच करवाने की मांग की। 100 बात की एक बात यह है कि भीलवाड़ा में सीएनजी स्टेशन पर एसडीएम साहब ने कर्मचारियों के साथ जो मारपीट की थी, उस मारपीट ने उनको सस्पेंड तो करवा ही दिया, उनकी भद्द अलग पिटवा दी। सीसीटीवी वीडियो में दिखा था कि उन्होंने कर्मचारी को धक्का दिया था, थप्पड़ मारा था और फिर कर्मचारियों ने भी उनको मारा था। तो पहले तो कर्मचारियों पर पुलिस ने एक्शन लिया क्योंकि एसडीएम ने शिकायत की कि उनकी पत्नी के साथ बदसलूकी हुई थी, लेकिन फिर बवाल बढ़ा कि एसडीएम है तो क्या कुछ भी करेंगे, तो वो सस्पेंड हो गए। अब उनका कहना है कि वो पहले आए थे स्टेशन पर और पीछे वाली गाड़ी को पहले सीएनजी दे दी गई। फिर वो कह रहे हैं कि कर्मचारियों ने पत्नी के साथ भी बदतमीजी की थी, लेकिन अगर पीछे वाली गाड़ी को पहले सीएनजी दी गई तो क्या वो थप्पड़ मारने लग जाएंगे कर्मचारी? थप्पड़ तो एसडीएम होने की धौंस में ही मारा ना, लेकिन इस पर वो कह रहे हैं कि पत्नी के साथ भी बदतमीजी की। तो थप्पड़ पत्नी के साथ बदतमीजी पर मारा या पीछे वाली गाड़ी को सीएनजी पहले देने की बात पर मारा? जिस बात पर भी मारा वो तो कानून हाथ में लेना ही हुआ, और आप तो कानून के अधिकारी हो, तो आप ये कैसे कर सकते हो? लेकिन जिनको ये लगा कि चलो ये भी हो सकता है कि पत्नी के साथ बदतमीजी हो गई होगी तो गुस्सा आ गया होगा और भले ही उन्होंने गलत किया थप्पड़ मारकर, लेकिन आखिर एसडीएम भी इंसान होता है। जो लोग ये सोच ही रहे थे तो उनकी पहली पत्नी भी सामने आ गई, यानी पब्लिक को बिना मतलब उनकी पर्सनल लाइफ की पूरी कहानी मिल गई। पर्सनल लाइफ पब्लिक लाइफ हो गई। और पहली पत्नी ने बोला कि ये तो है ही गुस्सेल, ये मारते रहते हैं। पहले भी जब किसी झगड़े में फंस जाते थे तो पत्नी को यानी उनको आगे कर देते थे। यानी वो इल्जाम कि उन्होंने पत्नी से बदतमीजी वाला इल्जाम बाद में अपनी हरकत को जस्टिफाई करने के लिए लगाया है, वो इल्जाम उनकी पहली पत्नी ने ही आकर पुख्ता कर दिया। अब भले ही वो कह रहे हैं कि पहली पत्नी तो अपना पर्सनल बदला निकाल रही है, लेकिन वो सही भी हो तब भी उनकी पूरी भद्द पिट चुकी। और जो भी हो वो खुद मैजिस्ट्रेट हैं, उनके सामने अगर किसी और का ऐसा केस आता तो क्या फैसला होता वो खुद ही सोच सकते। धौंस दिखाने की आदत अगर ऐसे ओहदों पर बैठे लोग छोड़ देंगे तो पावर कम नहीं हो जाएगी। 100 बात की एक बात। इधर बिहार के समस्तीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। बिहार के समस्तीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने जनसभा के दौरान लोगों को आरजेडी शासनकाल की याद दिलाई। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। बिहार के सिवान जिले में चुनाव प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला। उन्होंने शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर सीट से आरजेडी उम्मीदवार बनाए जाने पर वार किया। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है, 100 शहाबुद्दीन आ जाए किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेता सीताराम केसरी को उनकी 25वीं पुण्यतिथि पर दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर श्रद्धांजलि दी। 24 अक्टूबर सन 2000 को सीताराम केसरी का निधन हो गया था। उधर बिहार के छपरा में आरजेडी प्रत्याशी और भोजपुरी फिल्मों के एक्टर खेसारी लाल यादव का जोरदार स्वागत किया गया। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें दूध से नहलाया और 5 लाख रुपए के सिक्कों से तौला। खेसारी लाल यादव छपरा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने खेसारी लाल यादव को एक कुर्सी पर बैठाया और उन्हें दूध से नहलाया। उन पर एक के बाद एक कई बाल्टियां दूध डाला गया। इस दौरान वहां मौजूद कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने खेसारी लाल यादव के समर्थन में नारे भी लगाए। दूध से नहलाने के बाद वो कार्यकर्ता उन्हें एक तराजू के पास ले गए। वहां उन्हें 5 लाख रुपए के सिक्कों से तोला गया। इस भव्य स्वागत से छपरा से आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव काफी खुश नजर आए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। उधर बिहार में बीजेपी की 2 नेताओं पर मिथिला की शान माने जाने वाले मिथिला पाग के अपमान के आरोपों पर बवाल मच गया। दरभंगा की अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर और यूपी के बलिया से बीजेपी विधायक केतकी सिंह पर मिथिला पाग के अपमान का आरोप लगा और चुनावी माहौल में विपक्ष ने मिथिला पाग के अपमान को मुद्दा बना लिया। जिन्होंने इस तरह से किया है, जोश में किया है, उन्हें तो पूरे मिथिला से एक बार हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। कांग्रेस ने लिखा कि बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने चुनावी रैली में पाग को फेंककर पूरे मिथिला की मान मर्यादा और सांस्कृतिक मूल्यों का अपमान किया।
मिथिला पाग एक पारंपरिक टोपी होती है जो बिहार के मिथिला इलाके में खास मौकों पर पहनी जाती है। मिथिला में से गर्व और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। लेकिन बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर और यूपी के बलिया से बीजेपी विधायक केतकी सिंह पर इस पाग का अपमान करने का आरोप लगाया गया। विवाद की शुरुआत मैथिली ठाकुर के एक वीडियो से हुई जिसमें वो गाड़ी में बैठकर मिथिला पाग में रखकर मखाने खाती दिखी। इसी दौरान उनके लिए प्रचार करने दरभंगा पहुंची बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने मिथिला पाग को फेंकते हुए पाग की जगह मैथिली ठाकुर को मिथिला की पहचान बता दिया और इन दोनों तस्वीरों को विपक्ष ने मुद्दा बना लिया। दरभंगा में चुनाव प्रचार के दौरान मैथिली ठाकुर गाड़ी में बैठकर मखाने खाती दिखी, लेकिन मखाना रखने के लिए उन्होंने मिथिला पाग को किसी टोकरी या कटोरे की तरह इस्तेमाल किया। इसी दौरान मैथिली ठाकुर का चुनाव प्रचार करने पहुंची बलिया से विधायक केतकी सिंह ने कुछ ऐसा कर दिया कि मामला और ज्यादा बढ़ गया। क्या है? मिथिला का सम्मान है? नहीं, मिथिला का सम्मान ये नहीं, मिथिला का सम्मान ये। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद मैथिली ठाकुर और केतकी सिंह ने मिथिला के लोगों से माफी मांग ली और मिथिला पाग को आपसी प्रेम और एकता का प्रतीक बताया। उधर कांग्रेस नेता उदित राज ने आरोप लगाया कि सरकार जबरदस्ती उनका सरकारी आवास खाली करवा रही है। उनके मुताबिक सुबह सुबह कुछ सरकारी अधिकारी उनके घर पहुंच गए और उनका सामान उठाकर फेंकना शुरू कर दिया और इसके बाद उन्होंने उन अधिकारियों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। मेरे घर को जबरदस्ती मोदी सरकार खाली करा रही, मेरा सामान फेंक रही है। उनके मुताबिक उन्हें गरीबों और दलितों की आवाज उठाने की सजा दी जा रही है। क्योंकि हमने गरीबों और दलितों की आवाज उठाई है, उसका पनिशमेंट मुझे दिया जा रहा है। ये सरकारी आवास उदित राज की पत्नी के नाम पर है। वो 30 नवंबर 2024 को रिटायर हो गई थीं, लेकिन उन्होंने सरकार को पत्र लिखकर घर खाली करने के लिए कुछ वक्त मांगा था, जिस पर 28 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी। लेकिन उदित राज ने आरोप लगाया कि सुनवाई से पहले ही उनके घर का सामान बाहर फेंक दिया गया और इस दौरान उदित राज और वहां मौजूद दिल्ली पुलिस के जवानों के बीच बहस भी हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि उनके मकान को खाली करवाने के लिए कोई अधिकारी आने वाले हैं और इसीलिए जब वो अधिकारी उदित राज के घर पहुंचे तो उनकी उनसे बहस हो गई। अरे भाई, मैं खुद ही सामान उठा लूंगा, मैं खुद ही सामान उठा लूंगा, क्यों इस तरह से कर रहे हो भाई? आपको लेके जा रहे हैं तो आप लोगों को नोटिस भी दिया गया था। आप अपने अधिकारी से बात करा दीजिए। उदित राज की पत्नी सीमा राज ने आरोप लगाया कि वो अधिकारी जानबूझकर 28 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई से पहले ही उनका घर खाली करवाने आ गए। तो कहते हैं इसीलिए तो हम आज आए हैं, क्योंकि आज सब कोर्ट्स बंद हैं और आपको कोई लीगल रेमेडी ना मिले, इसीलिए हम आज आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उनके घर के सामान को इस तरह बाहर फेंका कि वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। उधर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक कार सवार व्यक्ति बीच सड़क पर एक दारोगा से भिड़ गए। मनोज कुमार नाम के दारोगा ने उस व्यक्ति पर रॉन्ग साइड से गाड़ी लाने और रोकने पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया, जबकि गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति ने दारोगा पर जांच के नाम पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगा दिया और इसी वजह से दोनों बीच सड़क पर भिड़ गए। उनके बीच तीखी बहस शुरू हो गई। दारोगा ने बहस करने वाले व्यक्ति पर रॉन्ग साइड से गाड़ी लाने का आरोप लगाया, जबकि उस व्यक्ति ने दारोगा पर आरोप लगाया कि उन्होंने जांच के नाम पर उनसे बदसलूकी की। तू करके बात करोगे आप करके बात करोगे, आप तू करके बात करेंगे, क्यों करेंगे आप? तू करके, अरे रॉन्ग साइड में आ गया, आप तू करके बात करेंगे, क्यों करेंगे आप? तू रॉन्ग साइड में गाड़ी लावा, पूरा जाम लगा तुम्हारी वजह से। अच्छा, आपकी वजह से लगा, आपकी वजह से लगा। सड़क पर हंगामे की वजह से वहां करीब 4 घंटे तक जाम लगा रहा, जिससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। सौभाग्य की एक बात यह कि जो चोरी करते हैं उनके साथ जो किया जाना चाहिए वो तो किया ही जाए, लेकिन जो चोरी के साथ सीनाजोरी करते हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए। मैनपुरी में एक साहब रॉन्ग साइड से गाड़ी लेकर आ रहे थे तो पुलिस ने पकड़ा तो इस बात पर बवाल कर दिया कि दारोगा ने उनसे तू कहकर क्यों बात की। ये बढ़िया, मतलब रॉन्ग साइड आओ आप, सड़क पर ट्रैफिक जैम लगाओ आप, लेकिन आपको उसमें भी इज्जत चाहिए। पुलिस ने तू कैसे बोल दिया? माननीय बोलना था, आदरणीय बोलना था। ये किस टाइप की धौंस है? एक तो पुलिस अपना काम कर रही है, आप टोटली गलत हो, साफ दिख रहा है। रॉन्ग साइड से आने वाले मूर्खों की वजह से आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। आप तो बस थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए उल्टे चले आते हो, लेकिन आपकी हरकत की वजह से किसी की जान तक जा सकती है। रॉन्ग साइड से आती गाड़ी किसी हथियार से कम नहीं है, उस पर आपको इज्जत चाहिए। तो पूरी इज्जत से माननीय आदरणीय भाई साहब की कार को जरा पकड़कर जब्त कर लिया जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को एक ही भाषा समझ में आती है, पैसों के नुकसान की भाषा, ताकि जो ये आप करने की मांग कर रहे हैं ना, वो बाप करते फिरे। 100 बात की एक बात।
इधर दिल्ली में छठ पर्व से पहले यमुना के घाटों को संवारने में दिल्ली सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। यमुना की सफाई के अलावा जगह जगह घाटों की सफाई भी तेज कर दी गई ताकि छठ के दौरान श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। और इसलिए यमुना के किनारे बड़ा गड्ढा बनाकर मिट्टी को समतल करने का काम शुरू किया गया ताकि छठ से पहले उसमें यमुना का पानी भरा जा सके। दबाकर मिट्टी को स्ट्रॉन्ग कर थोड़ी देर बाद ये जब पूरा यहाँ पर तैयार हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर यमुना का पानी छोड़ा जाएगा। यमुना नदी से कुछ दूरी पर लकड़ी की बैरिकेडिंग नजर आई ताकि छठ के दौरान कोई भी व्यक्ति खतरे के निशान को पार न कर पाए। दिल्ली के वासुदेव घाट पर भारी संख्या में मजदूरों को काम पर लगाया गया। इस दौरान कई मजदूर मरम्मत का काम भी करते दिखे ताकि घाट को पहले से सुंदर बनाया जा सके। और छठ से पहले दिल्ली सरकार में कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा दिल्ली के वासुदेव घाट का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के कालिंदी कुंज के पास यमुना में फैले झाग की सफाई करवाने का दावा किया। उन्होंने भरोसा दिया कि छठ से पहले यमुना में बचे कुचे झाग को भी पूरी तरह हटवा दिया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी के कई नेताओं ने दावा किया कि दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार ने यमुना को साफ करवा दिया। और छठ से पहले दिल्ली सरकार में कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने घाटों का निरीक्षण किया। सरकार पूरी तरह से तैयारी में लगी हुई है। भव्य छठ पूजा की तैयारी है और यमुना पर कई सालों के बाद पूर्वांचल समाज के लोग छठ पूजा करेंगे। इस दौरान कई मजदूर घाटों पर काम करते दिखे। वहां वीड हार्वेस्टर मशीन की मदद से यमुना से पत्तियों और कचरे को हटाने का काम जारी रहा। इसके अलावा कुछ लोग यमुना के दूसरी तरफ भी खुदाई करने वाली मशीन से घाट बनाते दिखे। इस बीच बीजेपी के खेमचंद शर्मा ने दिल्ली के आईटीओ घाट पहुंचकर यमुना में पूजा की। कितना शुद्ध और साफ जल मां यमुना जी का है। इस दौरान उन्होंने यमुना के पानी से आचमन करके दावा किया कि बीजेपी की सरकार ने यमुना को पूरी तरह साफ करवा दिया ताकि लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन एक तरफ जहां दिल्ली में बीजेपी की सरकार यमुना के सफाई के दावे कर रही है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने उस पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा दिया। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने वीडियो जारी कर दावा किया कि दिल्ली सरकार यमुना में झाग खत्म करने के लिए केमिकल का छिड़काव करा रही है। उन्होंने दावा किया कि कालिंदी कुंज के पास यमुना में केमिकल डालकर झाग को हटाया गया। और उस वीडियो में एक व्यक्ति नाव पर बैठकर छिड़काव करते नजर आए। इस दौरान नाव में बड़े बड़े ड्रमों में झाग वाला पानी भरा दिखा। जो है पूर्वांचली भाइयों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये देखिए। वहां यमुना के पानी में कई जगह सफेद झाग नजर आया। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने झाग को हटाने के लिए केमिकल का छिड़काव करवाया। उन्होंने आरोप लगाया कि छठ से पहले यमुना में केमिकल के छिड़काव से लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। उधर राजस्थान के कोटा में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब वहां 8 से 10 लोगों ने एक युवक पर हमला बोल दिया। हमलावर पूरी तैयारी के साथ पहुंचे। पहचान छिपाने के लिए कई आरोपियों ने तो अपने चेहरों को कपड़ों से ढक रखा था। वो दौड़ते हुए आए और एक गली में बाइक पर बैठे उस युवक पर टूट पड़े। हालांकि हमलावरों को देखते ही वो युवक घर में भाग गया और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। इसके बाद तो आरोपियों ने दरवाजे पर ही वार करना शुरू कर दिया। दंग कर देने वाला मामला कोटा के आरकेपुरम थाना क्षेत्र का रहा। वहां उस युवक पर हमले के लिए पहुंचे आरोपियों ने दरवाजे को तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। इस दौरान शोर शराबा सुनकर उस गली में रहने वाले लोग बाहर निकलना शुरू हो गए। भीड़ बढ़ती देख आरोपी भाग निकले। हालांकि वो उस युवक पर हमला करने क्यों आए थे इसका पता नहीं चल सका। उधर उत्तर प्रदेश के बलिया में दो पक्षों के बीच ऐसी मारपीट हुई कि उसे देखने वाले दंग रह गए। बताया गया कि वहां एक गांव में एक कार्यक्रम के दौरान वर्तमान प्रधान ने पूर्व प्रधान पर टिप्पणी की। इसके बाद उनमें बहस शुरू हो गई और दोनों प्रधानों के समर्थक आपस में भिड़ गए। भयंकर मारपीट में दोनों पक्षों के 9 लोग बुरी तरह घायल हो गए क्योंकि उन लोगों ने एक दूसरे पर लाठियों की बरसात कर दी। हमले की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। मार 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 मार। मारपीट की घटना बलिया जिले के अधिसिजुआ गांव में हुई। आरोप लगा कि वहां एक कार्यक्रम के दौरान वर्तमान प्रधान ने पूर्व प्रधान पर टिप्पणी की और इस पर हंगामा खड़ा हो गया। आलोचनात्मक टिप्पणी कर रहे थे कि उनके द्वारा जो काम 10 साल में नहीं किया गया, मेरे द्वारा इतने में, और अपना कुछ। हंगामा इतना बढ़ गया कि लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। बाद में पुलिस ने मारपीट के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उधर महाराष्ट्र के सातारा में एक महिला डॉक्टर ने एक पुलिस अधिकारी पर रेप का आरोप लगाकर खुदकुशी कर ली। इस खबर से पूरे राज्य में सनसनी मच गई। खुदकुशी करने वाली डॉक्टर के हाथ में सुसाइड नोट भी मिला जिसमें लिखा था कि पुलिस अधिकारी ने 4 बार उनका रेप किया। और पुलिस अधिकारी के अलावा उन्होंने एक और व्यक्ति पर भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पुलिस ने सातारा के फलटण इलाके के एक होटल से उनका शव बरामद किया। बताया गया कि उन्होंने होटल के एक कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने महिला डॉक्टर की हथेली पर लिखे सुसाइड नोट के आधार पर
दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। दोघांविरुद्ध एक आमचे PSI त्यातले आहेत पलटण ग्रामीण पोलीस स्टेशनचे हा गुन्हा दाखल झाला पलटण। बाद में आरोपी पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि वो इस घटना के बाद फरार हो गए। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए कई टीमें बना दी। इस बीच जानकारी मिली कि जिस महिला डॉक्टर ने खुदकुशी की, उनका एक मामले को लेकर जिला पुलिस से विवाद चल रहा था और उनके परिवार वालों ने दावा किया कि उस मामले को लेकर उन पर लंबे वक्त से दबाव था। बताया गया कि उन्होंने इसकी शिकायत कई बार अपने विभाग के अधिकारियों से भी की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उनके परिवार ने दावा किया कि इसी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। पुलिस और राजनीतिक प्रेशर बहुत बढ़ रहा था, उसका गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए उस पर प्रेशर डाला जा रहा था। महिला डॉक्टर के रेप और खुदकुशी का मामला सामने आते ही कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेर लिया। उसने सोशल मीडिया के जरिए राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। इसके बाद बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल ने मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया आणि या संदर्भात काहीतरी कायद्यामध्ये ठोस काही प्रावधान असलं पाहिजे याचा विचार निश्चितपणे करण्यात। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में जो आरोप लगाए गए उनकी जांच में जुट गई। उधर उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस ने दावा किया कि उसने एक मुठभेड़ के दौरान 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश को मार गिराया। बताया गया कि मारा गया बदमाश फैसल चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को देखकर भाग रहा था। पुलिस के मुताबिक उस वक्त उसका एक दोस्त भी उसके साथ मौजूद था और दावा किया गया कि पुलिस से बचने के लिए वो दोनों भागकर गन्ने के एक खेत में छिप गए। इसके बाद पुलिस वालों ने उस खेत को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस के मुताबिक खुद को घिरा पाकर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और इसके जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं। इसकी वजह से फैसल नाम का वो इनामी बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया कि मौका पाकर उसका साथी फरार होने में कामयाब रहा, लेकिन फैसल को घायल हालत में पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई और पुलिस ने इस मुठभेड़ को बड़ी कामयाबी बताया। पुलिस के मुताबिक मारे गए बदमाश पर हत्या, लूटपाट और अवैध वसूली समेत 20 से ज्यादा केस दर्ज थे। शामली की पुलिस लंबे वक्त से उसकी तलाश में थी और बताया गया कि मुठभेड़ से पहले मेरठ के रहने वाले फैसल ने एक इलाके में लूटपाट की थी। वहां की पुलिस ने जानकारी मिलने के बाद चेकिंग अभियान शुरू किया और दावा किया गया कि उसी दौरान जवानों का सामना 1 लाख रुपए के इस इनामी बदमाश से हो गया। मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़ा गैंग था, संजीव जीवा गैंग था वो, और पूर्वांचल में मुख्तार गैंग से भी का कनेक्शन था। बाद में पुलिस ने मुठभेड़ वाली जगह से 2 पिस्तौल और कारतूस समेत 2 मोटरसाइकिलें बरामद करने का दावा किया। हालांकि इस दौरान गोली लगने से एक सिपाही घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया। घायल सिपाही का हाल जानने के लिए जिले के एसपी भी अस्पताल पहुंचे। उधर जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में खेलने के लिए पाकिस्तान की टीम भारत नहीं आएगी। पाकिस्तान ने भारत में अगले महीने से शुरू होने जा रहे पुरुषों के जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप से नाम वापस ले लिया। टूर्नामेंट 28 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच चेन्नई और मदुरई में खेला जाना है। पाकिस्तान ने भारत के साथ राजनीतिक तनाव का हवाला देते हुए यह फैसला लिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर बल्लेबाज स्मृति मंधाना 1 साल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई। वो इस साल अब तक 31 छक्के लगा चुकी हैं। इसके अलावा महिला वनडे क्रिकेट में स्मृति मंधाना दूसरी सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली बल्लेबाज बन गई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज प्रतिका रावल ने वनडे में अपने 1000 रन पूरे कर लिए। इसके लिए उन्होंने 23 पारियां ली। महिला वनडे में सबसे तेज 1000 रन बनाने के मामले में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पूर्व खिलाड़ी लिंडसे रीलर की बराबरी कर ली। इधर उत्तर प्रदेश के महोबा में जुआ खेल रहे लोगों को पकड़ने गए पुलिस वालों से कई लोग भिड़ गए। पुलिस वाले वहां सादी वर्दी में उन लोगों को पकड़ने पहुंचे। उन्होंने जुए में लगे पैसे को अपने कब्जे में ले लिया। इसी बात पर जुआ खेल रहे लोगों के परिवार वाले भड़क गए और उन्होंने सभी पुलिस वालों को घेर लिया। गुस्साए गांव वालों ने थाना प्रभारी को भी नहीं छोड़ा। कुछ महिलाएं तो पैसे छीनने के लिए उनके पीछे ही पड़ गईं। इस दौरान थाना प्रभारी ने उन्हें कई बार समझाया कि जुआ खेल रहे लोगों को पकड़कर पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन गांव वालों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। हंगामे की शुरुआत तब हुई जब पुलिस ने जुआ खेल रहे लोगों को पकड़ा और जुए में लगे पैसे उनसे छीन लिए। इससे पहले गांव वाले पुलिस को पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि पुलिस वाले सादी वर्दी में छापेमारी करने पहुंचे थे और इस वजह से गांव के लोगों ने पुलिस वालों को आम नागरिक समझ लिया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि बाद में जब उन्हें यह पता चल गया कि वो पुलिस वाले ही हैं, तब भी उन्होंने हंगामा खत्म नहीं किया। और इस दौरान एक महिला ने वीडियो बना रहे थाना प्रभारी का मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की।
उन महिलाओं ने पुलिस अधिकारी समेत सभी जवानों को घेर कर उन पर ऐसा दबाव बनाया कि वो बेबस नजर आने लग गए। उनकी हालत ऐसी हो गई कि थाना प्रभारी जब्त किए गए पैसे लौटाने के लिए तैयार हो गए। पैसा लगा दो, पैसा तो लगा, हम पैसा दे रहे हैं। काफी देर तक हुए इस हंगामे के बाद पुलिस ने सारे पैसे गांव वालों को लौटा दिए। मामला महोबा के चरखारी इलाके के गुढ़ा गांव का रहा। बाद में पुलिस ने जुआ खेल रहे लोगों पर केस दर्ज करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। उधर हैदराबाद में दिन दहाड़े एक बुजुर्ग महिला की चेन छीने जाने का डरा देने वाला मामला सामने आया। घटना हैदराबाद के पौष इलाके मानी जाने वाले उप्पल कॉलोनी में हुई। वो महिला अपने घर की तरफ जा रही थी और उनके ठीक पीछे एक लड़का दबे पांव चलता हुआ दिखा। बुजुर्ग महिला की चलने की रफ्तार कम थी, इसलिए बहुत जल्दी वो लड़का महिला के पास पहुंच गया, लेकिन तभी उसने महिला की गर्दन पर हाथ मारा और उनकी चेन छीनी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उस लड़के ने भागना शुरू कर दिया। महिला चीखती हुई उसके पीछे दौड़ती रही। यानी बेखौफ बदमाश अकेला ही चेन छीनने के लिए आया और वो भी पैदल। अकेली बुजुर्ग महिला की गर्दन से चेन छीनकर वो भाग गया। बताया गया कि महिला की चीखने की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से निकल आए और चोर को पकड़ने में कामयाब हो गए। उधर राजस्थान के कोटा में रिहायशी इलाके में घुसे एक मगरमच्छ को कुछ लड़कों ने पकड़ लिया और उसके साथ फोटो खिंचवाई। जानकारी के मुताबिक वन विभाग को बुलाने के बजाय उन लड़कों ने उस मगरमच्छ को डंडे मार मार कर घायल कर दिया। इसके बाद उन्होंने उसके मुंह पर टेप लगा दी और इसके बाद एक लड़के ने उसे गोद में उठा लिया और उसके साथ फोटो खिंचवाने लग गया। वो मगरमच्छ बेसुध था, उसके मुंह पर टेप लगी हुई थी। फोटो लेने के बाद उस लड़के ने कई वीडियो भी बनवाए। अब मारना नहीं, वीडियो रेडी है। हाँ, वे रेडी है। इसके बाद उसने उस मगरमच्छ को एक स्कूटर पर बैठाया और अपने दोस्तों से उसे नहर में छोड़ने के लिए कह दिया। बड़ा जा यार, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे यार, बस इसको छोड़ देना है। हाँ, छोड़ देंगे, योगेंद्र भाई ने बोल दी ना, छोड़ देंगे बस। इस मामले के सामने आने के बाद वन विभाग ये पता लगाने में जुट गया कि उन लड़कों ने उस मगरमच्छ को किसी नहर में छोड़ा या कहीं और ले गए। भारत के बाद अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान की तरफ जाने वाली नदियों का पानी रोकने की तैयारी तेज कर दी। अफगानिस्तान की सत्ता में बैठी तालिबान सरकार ने कुनार नदी पर जल्द से जल्द डैम बनाने के निर्देश दिए। अफगानिस्तान की हिंदू कुश पहाड़ियों से निकलने वाली कुनार नदी नंगरहार प्रांत से होते हुए पाकिस्तान पहुंचती है और पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से को सिंचती है। लेकिन पाकिस्तान से तनाव के बीच अफगानिस्तान अपनी कुनार नदी पर बांध बनाकर उसका पानी रोकने की तैयारी में जुट गया, ताकि इस नदी का पानी पाकिस्तान तक नहीं जा सके। करीब 480 किलोमीटर लंबी कुनार नदी अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वतों से निकलती है। इसके बाद नंगरहार प्रांत से होते हुए वो पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के नजदीक अफगानिस्तान की ही काबुल नदी में मिल जाती है। कुनार नदी से पाकिस्तान के कई इलाकों को पानी मिलता है। ऐसे में अफगानिस्तान ने उस पर डैम बना दिया तो पाकिस्तान में पानी की किल्लत हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान पर भड़की अफगानिस्तान की सरकार ने उसकी मुश्किलें बढ़ाने का फैसला ले लिया। कुछ दिन पहले पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान में आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर बमबारी की थी। आरोप लगे कि इन हमलों में अफगानिस्तान के कई आम नागरिकों की जान चली गई थी और इसी के बाद दोनों देशों की सेनाओं में टकराव हो गया था। हालांकि बाद में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीज फायर समझौता भी हो गया, लेकिन माना जा रहा है कि तालिबान का गुस्सा शांत नहीं हुआ और इसीलिए उन्होंने कुनार नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान को पानी के लिए तरसाने की योजना बना ली। अफगानिस्तान से पहले भारत भी पाकिस्तान जाने वाली नदियों पर पाबंदी लगा चुका है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को मानने से इनकार कर दिया था और जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान जाने वाली सिंधु, चिनाब और झेलम नदी के पानी पर लगाम लगा दी थी। भारत ने साफ किया कि वो अपनी मर्जी से इन नदियों का पानी छोड़ेगा और बंद करेगा। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बढ़े तनाव का असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने लगा। पाकिस्तान में सब्जियों और फलों की कीमतें कई गुना बढ़ गईं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमाएं 2 हफ्तों से बंद हैं, इसलिए वहां सैकड़ों ट्रक सीमाओं पर फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बाजारों में खाने पीने की चीजों के दाम कई गुना बढ़ गए। खबरों के मुताबिक वहां 1 किलो टमाटर की कीमत 600 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गई, जो पहले 120 रुपए पाकिस्तानी रुपए हुआ करती थी। सेब और अंगूर जैसे फलों की कीमतों में भी आग लग गई। और वहां के उद्योगपतियों के संगठन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अनुमान है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को रोजाना $10 लाख का नुकसान हो रहा है। खबरों के मुताबिक सैकड़ों ट्रक और कंटेनर दोनों देशों की सीमाओं पर फंसे हुए हैं, लेकिन तनाव बढ़ने के कारण बॉर्डर बंद है, जिसका असर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। और उधर रूस और यूक्रेन में चल रही जंग के बीच दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे के ऊर्जा संसाधनों पर हमले तेज कर दिए।
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पहले रूस की फौज ने यूक्रेन के बिजली घरों पर बमबारी की। इसके जवाब में यूक्रेन के सैनिकों ने भी ड्रोन और मिसाइलों की बौछार कर दी और इस दौरान रूस के बेलग्राद शहर में भीषण धमाके सुने गए। यूक्रेन की सेना ने बेलग्राद पर घातक मिसाइलों के साथ साथ आत्मघाती ड्रोन हमले भी किए। वहां रूस की ऑयल रिफाइनरी और बिजली घरों को निशाना बनाया गया। हालांकि रूस भी पलटवार करने का कोई मौका नहीं चूक रहा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि पिछले 24 घंटों में उसके एयर डिफेंस सिस्टमों ने दुश्मन के करीब 300 ड्रोन और मिसाइलों को आसमान में ही बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों और हथियार गोदामों को भी तबाह करने का दावा किया। और इस सबके बीच रूस की 2 तेल कंपनियों पर लगी पाबंदियों के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बातचीत से मसला सुलझाने की अपील की। पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत जारी रखने की इच्छा जताई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पुतिन के ये बदले हुए तेवर अमेरिका के उस फैसले के बाद दिखे जिसके तहत उसने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगा दिए। क्योंकि रूस की ये दोनों तेल कंपनियां दुनिया भर के कई देशों में अपना कारोबार करती थी, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद इनकी कमाई और कारोबार पर असर पड़ सकता है। ट्रंप ने बैन लगाने के बाद एक बयान में यह भी ऐलान किया था कि अगर रूस यूक्रेन के साथ जारी जंग रोकने पर सहमत होता है तो उसकी दोनों तेल कंपनियों पर लगे प्रतिबंध बहुत जल्द हटाए जा सकते हैं। 2 तेल कंपनियों पर प्रतिबंध के बाद पुतिन ने ट्रंप के साथ बातचीत की इच्छा जताई और मसले को बातचीत से हल करने की अपील की। पुतिन ने हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट में ट्रंप के साथ होने वाली बैठक टलने पर भी सफाई दी और यह बताया कि बैठक रद्द नहीं हुई बल्कि महज कुछ समय के लिए टल गई। उधर इजरायल की संसद से वेस्ट बैंक पर कब्जे से जुड़ा बिल पास होने के बाद अमेरिका बुरी तरह भड़क गया। उसने इजरायल के इस कदम की आलोचना की और इसे बेवकूफी भरा फैसला बता दिया। इससे पहले सऊदी अरब, कतर और यूएई समेत 1 दर्जन से ज्यादा मुस्लिम देश इजरायल के इस बिल का विरोध कर चुके हैं। और तो और इजरायल का सबसे बड़ा सहयोगी अमेरिका भी इस मामले में उसके खिलाफ खड़ा हो गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने इजरायल की संसद से पास हुए उस बिल की आलोचना की जिसे वेस्ट बैंक पर कब्जे के इरादे से लाया गया। It was a very stupid political stunt, and I personally take some insult to it. The West Bank is not going to be annexed by Israel. इजरायल ने साल 1967 में वेस्ट बैंक पर कब्जा जमाया था। तभी से वहां इजरायल की सेना तैनात है। हालांकि वेस्ट बैंक में रहने वाले लाखों फिलिस्तीनी इस इलाके को फिलिस्तीन देश का हिस्सा मानते हैं। उनके मुताबिक यरूशलेम, वेस्ट बैंक और गाजा को मिलाकर ही फिलिस्तीन का नक्शा पूरा होगा। इधर दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के सफल परीक्षण के बाद आईआईटी कानपुर ने लखनऊ, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में भी कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी शुरू कर दी। दिल्ली में कृत्रिम बारिश के जरिए प्रदूषण को कंट्रोल में करने के लिए आईआईटी कानपुर की एक टीम ने क्लाउड सीडिंग का सफल परीक्षण किया। यानी सब कुछ ठीक रहा तो लखनऊ, पटना, मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में सर्दियों के वक्त बढ़ते प्रदूषण को क्लाउड सीडिंग के जरिए कंट्रोल किया जा सकेगा। एक रोज पहले दिल्ली में आईआईटी कानपुर की टीम ने प्रोफेसर मानिंद्र अग्रवाल की अगुवाई में क्लाउड सीडिंग का सफल परीक्षण किया। हमारे सारे जो सिस्टम्स थे वो सर्टिफाई हो गए, चेक हो गए, प्लेयर्स भी अच्छे से काम किए। प्रोफेसर मानिंद्र अग्रवाल के मुताबिक इस परीक्षण के बाद दिल्ली के आसमान में बारिश वाले बादल बनते ही आसानी से बारिश कराई जा सकेगी। भी दिल्ली में अगली बार बादल होंगे जिनमें मॉइस्चर अच्छी मात्रा में होगा तो हम अपनी सीडिंग के द्वारा वहाँ पे पानी बरसा सकते हैं। आईआईटी कानपुर की टीम ने दिल्ली में किए गए परीक्षण को दूसरे शहरों में भी करने की तैयारी शुरू कर दी और माना जा रहा है कि अगर ये प्रयोग सफल साबित हुआ तो सर्दियों के वक्त प्रदूषण की बड़ी समस्या से निपटा जा सकेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के सफल परीक्षण पर खुशी जताई। उन्होंने आईआईटी कानपुर की टीम को बधाई दी क्योंकि क्लाउड सीडिंग पर काम कर रही आईआईटी कानपुर की टीम लंबे वक्त से इस मिशन में जुटी थी। एक रोज पहले दोपहर करीब 2 बजे एक खास तरह के विमान ने आईआईटी कानपुर की एयर स्ट्रिप से उड़ान भरी और शाम 6 बजे फिर वहीं लौट गया। इसके बाद दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री ने जानकारी दी कि दिल्ली के बुराड़ी इलाके में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल रन किया गया जो सफल रहा। दिल्ली के अंदर क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बरसात कराने के लिए केवल बादलों का इंतजार है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस परीक्षण को एक बड़ी कामयाबी बताया। आगे भविष्य में फिर ये पर्यावरण की जो दिक्कतें हैं सर्दियों के समय की उसको हम काबू पा सकेंगे। इस बीच मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 29 अक्टूबर के आसपास नमी वाले बादल आ सकते हैं। 100 बात की एक बात यह कि क्या क्लाउड सीडिंग वाली नकली बारिश से या कृत्रिम बारिश से दिल्ली की हवा साफ करना परमानेंट इलाज हो जाएगा? क्योंकि कह रहे हैं कि ट्रायल तो सफल रहा,
अब क्लाउड सीडिंग से बारिश करने की तैयारी की जा रही है। तो यह बात तो सही है कि बारिश होगी तो हवा साफ हो सकती है, क्योंकि बारिश होने पर तो हवा साफ हो जाती है। हवा में जो भी कण होते हैं वो भीगकर गिर जाते हैं तो हवा साफ हो जाती है। तो यह भी करके देख लेना चाहिए। लेकिन यह इतना सीधा मामला भी नहीं है। कई देशों में हवा साफ करने के लिए इसे ट्राई जरूर किया गया है, लेकिन यह रेगुलर तरीके से कर सकें ऐसा भी नहीं है। इसमें कई पेचीदगियां हैं। सबसे पहले तो मोटे तौर पर यह समझिए कि होता क्या है यह नकली बारिश कराने का चक्कर। ये क्लाउड सीडिंग क्या होता है? तो ये नकली बारिश नहीं होती, बारिश तो असल में होती है, लेकिन उन बादलों से करवा दी जाती है जो बारिश करने वाले बादल नहीं होते। मोटे तौर पर बादलों में केमिकल डाल देते हैं और बादल बरस जाते हैं। क्योंकि बादल क्या होते हैं? हवा में होती है नमी। नमी मतलब हवा में पानी मिला हुआ होता है, दिखता नहीं है नमी की तरह होता है वो हवा में। जैसे स्कूल में सीखा था ना कि पानी को अगर गर्म करो तो क्या होता है? पानी भाप बन जाता है, भाप ऊपर उठती है, हवा में मिल जाती है, गर्म हवा ऊपर उठते उठते वहां पहुंच जाती है आसमान में, जहां इतनी ठंडक होती है कि हवा में मिली हुई भाप फिर से पानी बनने लगती है। मतलब गर्म करो तो पानी से भाप बन जाती है, ठंडा करो तो हवा को तो उसकी भाप से फिर पानी बन जाता है। नीचे जमीन पर गर्मी होती है तो ये गर्म हवा ऊपर उठकर ठंडक में पहुंचती है और वहां जो भाप होती है वो पानी बनने लगती है। वहीं नीचे से बादल की शक्ल में दिखता है। वही नीचे तो जो भाप होती है हवा में वो नजर नहीं आती, क्योंकि पानी की बूंदें जो हैं वो हवा बहुत ही महीन कण बन जाते हैं हवा में। ऊपर उठते उठते ये हवा में मिली हुई बूंदें ठंडी होने लगती हैं तो मोटी होने लगती हैं और नजर आने लगती हैं बादल की शक्ल में। जितना नीचे की गर्मी और ऊपर की ठंडक में फर्क होता है उतना ही बूंदें मोटी होती जाती हैं और मोटी होते होते इतनी भारी हो जाती हैं कि पूरा पानी बन जाती हैं। पानी बन जाती हैं तो पानी गिर जाता है, उसको कहते हैं बारिश। ज्यादा इसके विज्ञान में न जाते हुए मोटे तौर पर यह होता है। लेकिन कई बादल हल्की बूंदों के ही रह जाते हैं और वो बस बादल ही रहते हैं, उनसे पानी गिरता नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने कई साल पहले सोचा था कि अगर इन बादलों के अंदर जो बूंदें हैं अगर वो खुद तापमान से मोटी नहीं हो रही या उनमें और बूंदें नीचे से आकर नहीं मिल रही कि मोटी हो जाएं, तो क्यों ना ऐसा करें कि उनकी बूंदों को मोटा कर दें, भारी कर दें किसी तरह, तो ये बरस सकती, इससे बारिश हो जाएगी। तो फिर ये पता चला कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो ये कर सकते हैं। सिल्वर आयोडाइड भी ऐसा ही केमिकल है। तो ये देखा गया कि सिल्वर आयोडाइड को अगर बादल की बूंदों से मिला दिया जाए तो बूंदें मोटी होकर, भारी होकर, पानी बनकर बरस सकती हैं। तो ये सिल्वर आयोडाइड हो गया सीडिंग एजेंट। और भी केमिकल होते हैं इस काम के लिए, जैसे सोडियम क्लोराइड यानी नमक, वो भी होता है, लेकिन सिल्वर आयोडाइड ज्यादा काम में लिया जाता है। तो पहली शर्त क्या हुई इस क्लाउड सीडिंग वाली बारिश की? बादल। जी बादल, बादल तो होने चाहिए ना। ये केमिकल बादल पैदा नहीं करता, बादल तो पहले से होने चाहिए आसमान में। दूसरा काम यह करना है कि केमिकल को बादल के बीच में छोड़ना है, तभी तो वो उसकी नमी की बूंदों को मोटा करेगा और वो बरसेंगी। तो एक तो बादल होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए जिनमें इतनी नमी वाली बूंदें हों जिनको मोटा करके बरसाया जा सके। अब समझते हैं एक और बात को जो पब्लिक को ज्यादा समझ नहीं आ रही, वो ये कि ये जो प्रदूषण जो है दिल्ली और उत्तर भारत में, ये सर्दियों में ही क्यों आ जाता है? मतलब सर्दियों में ही हवा कैसे खराब हो जाती है? क्योंकि जैसे दिल्ली की पब्लिक तो ये देखती है ना कि अगर ये पराली से आ रहा धुआं ही है तो पराली जलने से पहले भी कई बार कैसे हो जाता है, या पराली जलने के सीजन के बाद भी कैसे बना रहता है, उसके हफ्तों बाद तक। और गाड़ियों और फैक्ट्रियों के धुएं से हो रहा है तो गर्मियों में भी तो इतनी ही गाड़ियां होती हैं, इतनी ही फैक्ट्रियां चलती हैं, तब ये हाल क्यों नहीं होता? दिवाली के पटाखों से है तो पहले से कैसे हो जाता है, ये दिवाली के हफ्तों के बाद तक कैसे बना रहता है? तो इसको भी समझने की जरूरत है। क्या है कि उत्तर भारत में पूरे साल हवा खराब रहती है, लेकिन मॉनसून के बाद और सर्दियों में यह बहुत खतरनाक हो जाती है, क्योंकि मॉनसून खत्म होने के बाद हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, यानी हवा रुक जाती है। तो वो जो प्रदूषण जो हवा गर्मियों में बहा कर ले जाती थी, वो प्रदूषण रुका रह जाता है हवा में, क्योंकि हवा ही नहीं चल रही, उसमें और प्रदूषण जुड़ता रहता है। और हवा के चलने की एक और बात है, इधर से उधर हवा हुई चलती हुई, वो तो पब्लिक को महसूस होती है, दाएं से बाएं जा रही है, बाएं से दाएं जा रही है, इसलिए ये पता चल जाता है कि हवा चल रही है या नहीं चल रही है। लेकिन हवा दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ही नहीं, नीचे से ऊपर भी जाती है। नीचे से ऊपर कौन सी? वो भाप वाली। धरती गर्म होती है तो धरती के पास वाली हवा गर्म होती रहती है और वो ऊपर उठती रहती है, उसकी नमी भी भाप बनकर ऊपर उठती रहती है। यही तो बात की थी भाई। और उससे ऊपर बादल बन जाते हैं,
बादल आसमान में दो ही तरह से आ सकते हैं, नीचे से गई भाप से आएंगे या कहीं से उड़कर आ जाएंगे। तो वो तो गर्मियों में होता है, सर्दियों में तो जमीन के पास की हवा ठंडी होती है जिसमें पानी की भाप कम होती है, तो बादल बनने के लिए जरूरी हवा का ऊपर जाना रुक जाता है। बारिश के लिए पानी की भाप चाहिए जो हवा में सर्दियों में नहीं बनती। तो सर्दियों के ज्यादातर समय हवा सूखी रहती है, ड्राई, होंठ फट जाते हैं ना ठंड में, वो इसलिए तो होता है, हवा सूखी होती है। आपको भी अपनी त्वचा पर मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है नमी के लिए। तो फिर आप कहोगे कि सर्दियों में भी तो कभी कभी बारिश हो जाती है, वो कैसे हो जाती है? तो सुना नहीं आपने क्या बताते हैं मौसम विभाग वाले? पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सुना है ना? वो यही तो होता है। वो दूर भूमध्य सागर में, यानी मेडिटेरेनियन सी के आसमान में नमी वाली हवा होती है, वो उधर से चलकर आती है तो बादल आती है वहां से, तब होती है कभी कभी जो बारिश होती है सर्दियों में। यहां की हवा से नहीं हो पाती। तो इसका मतलब यह हुआ कि क्लाउड सीडिंग से बारिश अगर करवा भी दी जाएगी तो उस टाइम के लिए तो प्रदूषण के कण बैठ जाएंगे, लेकिन हवा तो चलेगी नहीं, मौसम तो वही है, और ना भाप नीचे से ऊपर उठेगी इस टाइम में। तो कुछ दिनों में फिर वही हाल हो सकता है। यानी एक तो समस्या है बादल होने चाहिए, दूसरा ये कि उनमें इतनी नमी होनी चाहिए जिसकी बूंदों में केमिकल छोड़कर उनको मोटा कर सकें, तीसरा ये कि ये कुछ टाइम के लिए तो हवा साफ कर देगा, लेकिन वो कुछ ही टाइम तक हो पाएगा क्योंकि बाकी कंडीशन तो वही बनी रहेगी हवा की। चौथा मसला यह है कि इन बादलों में केमिकल छोड़ने के लिए इनके बीच से हवाई जहाज उड़ाकर केमिकल छोड़ना पड़ता है। तो उत्तर भारत में बाकी जगह तो ये इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन दिल्ली के आसमान में तो पहले से ही कई हवाई जहाज चलते रहते हैं। पूरे देश से फ्लाइट आती जाती हैं दिल्ली में, पूरे देश क्या पूरी दुनिया से आती जाती हैं, तो उनको तो रोक नहीं सकते। यानी ये उत्तर दिल्ली के एक थोड़े से आसमान में ही किया जा सकता है जहां फ्लाइट का रूट नहीं होता। टेस्ट भी हुआ तो बुराड़ी में हुआ। तो जो बादल होने चाहिए वो वहां होने चाहिए, और हवा साफ होगी तो वहां की ही ज्यादा हो पाएगी, उत्तरी दिल्ली की। तो एक्सपेरिमेंट ये वाला करना तो चाहिए क्योंकि इस हवा में दम घुट रहा है लोगों का, लेकिन ये कोई रोज रोज तो कर नहीं सकते, और पूरे आसमान में भी नहीं कर पाएंगे शायद, और वैसे भी काफी महंगा पड़ता है, करोड़ों रुपए लग जाते हैं। उसके अलावा ये केमिकल जो है सिल्वर आयोडाइड, ये बूंदों को बादलों में मोटा करने के साथ साथ खुद भी तो मिल जाएगा बूंदों के साथ, और वो वाला पानी गिरेगा धरती पर। तो होता तो ये बहुत ही कम मात्रा में और बहुत सेफ होता है कहते हैं, लेकिन अगर ये बार बार गिरता रहा तो क्या असर पड़ेगा? पेड़ पौधों पर क्या असर पड़ेगा, फसलों पर क्या असर पड़ेगा, लोगों की त्वचा पर क्या असर पड़ेगा, यह भी चिंता लोगों को होती है। हालांकि वैज्ञानिक बताते हैं कि वो तो इतनी कम मात्रा में होता है कि न के बराबर मान लो उसका असर, लेकिन मोटे तौर पर यह तो कह ही सकते हैं कि ये कोई रोज रोज करने वाला आइटम नहीं है क्लाउड सीडिंग। तो इसको परमानेंट इलाज नहीं कह सकते। परमानेंट इलाज तो वही होगा कि धुआं ही कम पैदा